वेलकम प्रोटीन्स, एक और चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का धातु एवं अधातु मैं आपके लिए ला चुका हूं। और ये जो चैप्टर है मैं सिर्फ अगले 35 मिनट में खलास करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल पूरे चैप्टर को हलवा बना करके देने की कोशिश करूंगा। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूबल वीडियो आपको ये वाला होने वाला है। सिर्फ अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो मेरा ये गारंटी है कि आपको इस चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। इसको आप वन शॉट समझो, गन शॉट समझो, क्रैश कोर्स समझो, फुल वीडियो समझो, जो समझो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो सिर्फ और सिर्फ पानी पी के बैठ जाओ और आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, दिमाग को शांत करके, ठंडे दिल से आप इस वीडियो को एंड तक देख लो। काम खत्म। हलवा बना के दूंगा यार, चबाने की जरूरत नहीं है, निगल जाना सीधे। देखो, सबसे पहले है हमारे पास कि धातु और अधातु। नाम आपने सुना हुआ है, चीजें आपने देखी हुई हैं। धातु की चीजें भी आपके आसपास, अधातु की चीजें भी अपने आसपास ढेरों हैं। यही है हमारे आसपास जो सेटअप है, इसमें धातु अधातु मिक्स है। हमारे आसपास चीजों में होता ही है। तत्वों को उनके कुछ सामान्य गुणों के आधार पर क्या कहा जा रहा है सर, क्या कहा जा रहा है? ठीक है, कह रहा है कि तत्वों को उनके कुछ सामान्य गुणों के आधार पर तीन भाग में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, बांट सकते हैं। धातु, अधातु, उपधातु। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो तत्व है, कोई ना कोई तत्व से ही बने हुए हैं। वो तीन ही किस्म के हैं मेनली। क्या? धातु, अधातु और उपधातु। उसमें से भी ज्यादातर आपको क्या मिल जाएंगे? धातु मिल जाएंगे, कुछ उपधातु मिल जाएंगे और थोड़े अधातु मिल जाएंगे। चलिए, यहां पर सबसे पहले आप धातु को समझ लेते हैं। आपने ये वर्ड सुना हुआ है, बहुत सारे पदार्थों को उनके कुछ खास गुणों, किसके आधार पर सर? धातु क्यों बोलते हैं किसी को? कुछ खास गुणों पे आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं सर? कुछ चीजों को धातु बोलते हैं। अब वो गुण हो सकते हैं चमक, आघात वर्धनता, वर्ध्यता, तन्यता, है ना, विद्युत और ऊष्मा का सुचालकता, या जो भी है। ये आपका क्या हो जाएगा सर? वो गुण है जिसके आधार पर जिसके आधार पर क्या होता है, आपको जो है कोई चीज धातु या कोई चीज अधातु कहलाता है। सिंपल सी बात। चलिए, एग्जाम्पल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम आपके आसपास में। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह भी क्या है? धातु है ना? इतनी सी बात है। चलिए, अगला है अधातु। क्या है सर? अधातु। आपने अधातु का नाम भी पहले सुना हुआ है। और अधातु के सामान आप ऐसे पहचानते हैं कि लकड़ी अधातु है, प्लास्टिक अधातु है। कैसे है सर? तो कुछ पदार्थों के उनके विशिष्ट गुणों के कारण क्या कहलाता है सर? उसको हम लोग अधातु कहते हैं। उनके अंदर यही धात्विक चमक नहीं होगी, उनके अंदर यही आघात वर्धता नहीं होगा, उनके अंदर तन्यता नहीं होगा। मतलब कुछ गुणों के आधार पर ही कोई धातु है और कोई अधातु है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप इसको दबा के शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि एक बढ़िया चैप्टर लेक्चर आ चुका है आंसर का। प्रोटीन्स हिंदी पे क्लास 10th के साइंस की फुल तैयारी हो रही है, बिल्कुल फ्री में। बहुत ही अच्छा मौका है आपको। मैं अपने बेस्ट पांच तो मैं इधर जो खास करके मैं कोचिंग ट्यूशन सब 5 साल से तो मैं करवा ही रहा हूँ क्लास 10th का। और उससे पहले भी 2 साल मैं थोड़ा थोड़ा क्लास 10th की तैयारी करवाया हूँ, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सही से फॉलो किया तो आप एग्जाम तक अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, भले ही अभी तक आपने कुछ ना पढ़ा हो। चलो भाई, यहां पर कह रहा है कि एक चीज आप नोट कर लीजिए कि अधातु और धातु जो होते हैं उसमें आप ठीक विपरीत गुण देखेंगे। यानी अधातु के गुण जो होते हैं वो धातु के गुण से आपको विपरीत देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगले चैप्टर में, सॉरी अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। ये देखो, हमने क्या करा आपके लिए, एक पूरे स्लाइड में धातु और अधातु को कंपेयर करने के लिए सारे भौतिक गुणों को एक जगह लिख दिया। बिल्कुल, ये आपको मैं आसान बना के दे रहा हूं बच्चों। आपको क्या कर लेना है, सिर्फ इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, पढ़ लेना है और अभी समझ लेना है। देखिए, कुछ गुण हैं, ये सब गुण हैं धातु के। ये सब क्या है? गुण है। और मैंने लिखा है कि ये जो धातु है और ये जो अधातु है उसमें ये गुण किस तरीके से होता है या नहीं होता है। देखिए, जैसे पहला गुण है धात्विक चमक। अगर धात्विक चमक की बात करें तो जो धातु होता है उसके समय क्या होता है? सतह क्या होता है? चमकदार होता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो खास करके चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये याद रखिए, क्या अपवाद, क्या सर? आयोडीन एक अधातु है, वो अपवाद है सर। वो अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है धातु की तरह। जबकि धातु चमकीला होता है, अधातु उस तरीके से धात्विक चमक अधातु में नहीं पाया जाता है। चलिए,
अगला है कठोरता। अक्सर जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। धातु कैसे होते हैं बच्चा, कठोर होते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये वाला क्या सर, लेकिन लिथियम सोडियम पोटाशियम, तीन ठो नाम याद रख लीजिए। क्या सर, लिथियम सोडियम पोटाशियम। क्या, लिथियम सोडियम पोटाशियम। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो LiNa और पोटाशियम का K। ये क्या होता है सर, मुलायम होता है, ये कठोर नहीं होता है लोहा की तरह, ये कठोर नहीं होता है कॉपर की तरह, सोना की तरह। कह रहा है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। क्या, चाकू से काटा जा सकता है सर। लेकिन अगर हम अधातु में देखेंगे तो ये कठोर नहीं होते, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। और कार्बन एक अपवाद है, कार्बन का एक अप्रूप है हीरा। अपवाद क्या है सर, अपवाद है हीरा, कि हीरा है तो अधातु लेकिन क्या सर, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ हमारे इस पृथ्वी पर अभी तक में क्या माना गया है सर, हीरा माना गया है। चलिए रूप की बात करें, है ना, तो धातु जो होते हैं वो खास करके क्या होते हैं सर, ठोस रूप में पाए जाते हैं। लेकिन एक है मरकरी, क्या है सर, मरकरी, पारा, ये क्या है सर, धातु होते हुए भी रूम टेम्परेचर पे क्या पाया जाता है सर, ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, ये पारा जो है द्रव के रूप में पाया जाता है, और बाकी सभी धातु किस रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड यानी ठोस रूप में पाए जाते हैं। अगर अधातु की बात करें तो ये खास करके क्या होता है, या तो ठोस होता है या तो गैस होता है, लेकिन इसमें अपवाद क्या है, ब्रोमीन है सर। क्या है, ब्रोमीन है, कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अक्सर अधातु या तो ठोस या तो गैस, जैसे ऑक्सीजन अधातु है, कार्बन अधातु है, ठोस में गैस में पाया जाता है ना, ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है, अधातु है। लेकिन याद रखिएगा ब्रोमीन अधातु है और किस रूप में पाया जाता है बच्चा, अपवाद में ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाता है। आपको बस दो ही तो याद रखना है, आप सॉलिड में याद रख लीजिए, सॉरी सॉलिड कह रहे हैं, मेटल में याद रख लीजिए धातु में किसको, द्रव के रूप में आपको मरकरी को, और अधातु में द्रव के रूप में ब्रोमीन को। चलिए आघात वर्धता। आघात वर्धता का मतलब क्या होता है कि अगर हम धातु को पीटेंगे तो वो फैलेगा, टूटेगा नहीं, फैलेगा। जैसे अगर आप धातु को, जैसे पत्थर को अगर आप पीटिएगा तो क्या वो पत्थर फैल के चिपटा होगा, नहीं होगा, टूट जाएगा। चूना को, नमक को, या ऐसे और चीजों को, क्या आप अगर इसको पीटते हैं तो ये फैल करके पतली चादर बनेगी, नहीं बनेगी, है ना। लेकिन अगर आप धातु को पीटेंगे तो क्या बनेगा सर, पतली चादर के रूप में बनेंगे। और आघात अधातु जो होते हैं ये गुण नहीं रखते हैं। इस तरीके से तन्यता की बात करें तो धातु को अगर आप खींचेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम हाथ से ऐसे लोहा को खींचेंगे और तार बन जाएगा, लेकिन अगर आप मशीन से खींचेंगे तो ऐसा नहीं खींचने पे टूट जाएगा, बल्कि ये खींच करके पतला हो जाएगा और तार बन जाएगा। ये किस के गुण हैं, धातु के गुण हैं, अधातु में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। विद्युत व ऊष्मा के चालक, जो अधातु जो धातु होते हैं वो विद्युत के भी चालक होते हैं और वो ऊष्मा के भी चालक होते हैं, यानी धातु से करंट भी पास होता है और हीट भी पास होता है। जैसे अगर ये धातु का बना हो, एक साइड गर्म करेंगे तो दूसरा साइड अपने आप गर्म होगा। अगर एक साइड में हम इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे दूसरे साइड तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। तो धातु जो होता है वो सुचालक होता है, किसका, ऊष्मा का भी और विद्युत का भी। लेकिन अपवाद क्या है सर, शीशा। शीशा और मरकरी जो है ये कुचालक होते हैं। ये हालांकि धातु में है लेकिन ये क्या है सर, कुचालक हैं। आइए सर अधातु में देख लीजिए। सामान्य अधातु में विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं सर, कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद इसमें भी है क्या, ग्रेफाइट जो पेंसिल वगैरह में होता है ना अंदर से, ग्रेफाइट क्या है सर, एक तरह का अधातु है, कार्बन का ही रूप है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है सर, विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट से विद्युत पास होता है। अगला देखिए सर, घनत्व की बात करें तो धातु का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है। लेकिन अपवाद क्या है सर, सोडियम और पोटाशियम जो होता है उसे घनत्व क्या होता है, घनत्व और गलनांक, घनत्व मतलब गाढ़ापन कह सकते हो आप, वो कम होता है। गलनांक मतलब कितना पॉइंट पे जाके वो पिघल जाएगा, अगर उसको आप गर्म करिएगा तो ये कम होता है। किसका, सिर्फ सोडियम और पोटाशियम का, बाकी सभी धातु का हाई होता है। यानी उसको पिघलने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा गर्म करने की आवश्यकता होगी। अधातु का जो घनत्व होता है और गलनांक होता है वो सामान्यतः क्या होता है सर, कम होता है। धानिक की बात कर रहा है कि अगर आप पीटिएगा धातु को तो आवाज आएगी, लेकिन अगर आधातु को पीटिएगा तो वैसा आवाज आपको देखने को नहीं मिलता है ज्यादा। अगर ऑक्साइड की बात करें तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि सोडियम के ऑक्साइड, पोटेशियम के ऑक्साइड वगैरह, वो क्या हो गया सर, आपको वो क्षारकीय हो जाते हैं। जबकि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं सर, है ना, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये बात आप क्लास 10th के ही
अम्ल क्षार लवण में पढ़ चुके हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। इतनी बात क्लियर है। यहां से हमारा क्या होता है सर, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी हमारा जो भौतिक गुण है वो खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, रासायनिक गुण की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर चैप्टर की जान है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अधातु के क्या यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण में पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉरी धातु के पहला पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है सर, तो धातु का क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है सर, धातु का ऑक्साइड बनाता है। तो आप याद रखेंगे, यही वाला पॉइंट बस याद रखेंगे कि धातु ऑक्सीजन के साथ करेगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और अधिकांश धातु ये गुण दिखाता है, अधिकांश धातु यही गुण दिखाता है। ठीक है, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में है, हम क्या करें, होता है तो हम क्या करें। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ ये क्या बन गया, कॉपर 2 ऑक्साइड है ना, बन गया। इस तरह से एल्युमिनियम, हमने कहा कॉपर 2 ऑक्साइड, क्या कह दिया हमने, कॉपर 2 ऑक्साइड। अब इसके पीछे का कुछ रीजन है। बेसिकली जो कॉपर है ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके जो आयनिक अगर आप देखेंगे तो आयन जो होता है ये Cu प्लस भी होता है और Cu2 प्लस भी होता है। तो बेसिकली ये जो CuO है वो Cu2 प्लस से बना हुआ है ना, Cu2 प्लस से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले अभी हम, कॉपर 2 ऑक्साइड। अगला है एल्युमिनियम का ऑक्साइड। अगर एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे, असल में यह है ये 4 और ये 3 ये तो बैलेंस करने के लिए है। Al प्लस O2 गिव्स 2Al2O3, ये 2 भी बैलेंस करने के लिए है। यानी हम कह सकते हैं एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड ही पढ़ते हैं, फॉर्मूला है Al2O3। ठीक है बच्चा, तो आप क्या देखिए कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर। अगर जलता है कोई चीज तो ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया होती है। तो अगर आप लोहा को भी जलाइएगा, सपोज करिए लोहा का भी जो पतला पतला तार होगा, पतला पतला एकदम रेशा टाइप का है ना, वो जल जाएगा। तो उसको भी अगर आप जलाइएगा तो वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वहां पर भी आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जलाने की बात की गई है। अगर नहीं भी जलाइएगा तो आयरन में जंग लगता है ना, वो भी ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया है ना, उसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर हवा में जलाने की बात किया है, जरूरी नहीं है कि जलाया जाए। अगर नहीं भी जलाया जाए और तो भी अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो धातु का ऑक्साइड ही बन रहा है। क्लियर। चलिए अगला है कुछ धातुएं, यहां पर लिखा है कुछ धातुएं ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु है ना ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले, बस अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चा, कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या पढ़ा हमने, कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। लेकिन कुछ धातु हैं जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं सर, अम्लीय भी हो सकते हैं और क्षारकीय भी हो सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम का ही हो गया, जिंक का ही हो गया। तो इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। किसके, एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड ये क्षारकीय भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं। यानी ये अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तभी भी लवण तथा जल बनाएगा, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तभी भी लवण तथा जल बनाएगा। यानी एल्युमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड है बच्चा, वो क्या है सर, उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा है सर, उभयधर्मी ऑक्साइड है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए एक्सेप्शन की तरह है। आइए सर अगला एक पॉइंट है जो आप फोटो से रिलेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तो हमने जो दिखाया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है सर एक स्लो प्रोसेस होता है, जो लंबे टाइम में धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनता है ना। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो रस्ट हम लोग जंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हमने क्या करा है सर, कुछ बोयम कुछ जार लिया जहां पर हमने पोटेशियम, सोडियम और लिथियम लिखा है। ये क्या करा गया है सर, केरोसिन में डुबा के रखा गया। क्या सर, केरोसिन में डुबा के रखा गया। क्यों रखा गया है सर, आइए सर आइए हम आपको इसको समझाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अनचाहे अभिक्रियाओं से बचने के लिए सोडियम पोटेशियम लिथियम। क्या सर, सोडियम पोटेशियम लिथियम, नाम याद रखिएगा तीनों, पहले भी हम आपको बता चुके हैं पिछले फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले। अच्छा, सोडियम पोटेशियम लिथियम जो होता है सर, उसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अगर आप बाहर रखिएगा तो वायु के साथ भी ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है बहुत ही फास्ट। अगर इसको आप पानी में डुबा के रखिएगा तो ये पानी के साथ भी बहुत फास्ट अभिक्रिया करता है। इसीलिए आपको बाहर भी खुले में नहीं रखना है, पानी में भी नहीं रखना है, इसको रखना पड़ रहा है केरोसिन में। ठीक। चलिए अगला है चांदी तथा सोना हवा में या बिना हवा के नहीं जलता क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। इन धातुओं को नोबेल धातु कहा जाता है।
क्या सर? अगर हम सोना चांदी की बात कर ले तो ये लोग हवा में अगर इसको आप जलाइएगा तो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। इसको अगर आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, जैसे अगर हम बात करें कॉपर को अगर जला रहे थे तब कॉपर टू ऑक्साइड बन रहा था, अगर आप आयरन को नहीं भी जला रहे थे तो वो धीरे धीरे जो आयरन ऑक्साइड बना ले रहा था। लेकिन अगर हम बात सोना और चांदी जैसे धातु की करें जो कि नोबल धातु कहलाती हैं, वो इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनको आप जलाओ तो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो तो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ये धातु लोग एकदम निश्चिंत बिंदास बॉस के नहीं मतलब किसी से, हम अपने में ठीक हैं, खुश हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आएगा और भी चीजें आएंगी, हम लोग अगले चैप्टर अगले टॉपिक में यहाँ पर देखेंगे। अगला है सर नंबर 2 में हम कहेंगे धातु का जल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने किसके साथ अभिक्रिया पढ़ा था? अभी हमने किसके साथ अभिक्रिया पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब पढ़ रहे किसका? धातु का जल के साथ अभिक्रिया। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। क्या सर? धातु जल के साथ अभिक्रिया करके संबंधित मेटल ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। समझ गया? ये बात तो हो गई, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें है क्या सर कि धातु को अगर आप जल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये बात ऊपर लिखी हुई तो यहाँ पर लिखा हुआ है। होता क्या है, ये जो धातु का ऑक्साइड होता है ना, अगर मान लीजिए कि हम ये पानी है ना, इसमें पानी है, इसमें हम कोई धातु डाले, मान लीजिए धातु ने क्या करा सर? अभिक्रिया करा। अभिक्रिया करा तो क्या बना सर? हाइड्रोजन गैस बना। क्या बना सर? हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, फोटो में भी दिखा रहा है हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसमें बुलबुला देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस का बुलबुला है और ये आग पकड़ ले रहा है क्योंकि हीट भी निकलता है। क्या निकलता है सर? हीट निकलता है, उष्मा निकलता है यहाँ से। इसीलिए क्या होता है सर? आग भी पकड़ लेता है। कुछ धातु जैसे कि अगर आप सोडियम पोटेशियम वगैरह को डालेंगे तो आग भी पकड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि जब ये हाइड्रोजन धातु का ऑक्साइड बनता है, ये धातु का ऑक्साइड अभी तो पानी में ना है, ये धातु का ऑक्साइड आप पानी में धातु को मिलाए थे तो धातु का ऑक्साइड बनाए थे तो पानी में ना है अभी। अब फिर से ये धातु का ऑक्साइड पानी में अभिक्रिया करता है, फिर से अभिक्रिया करके फिर से पानी से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसीलिए अगर आप नीचे उदाहरण में देखिएगा तो सोडियम को जब पानी के साथ अभिक्रिया कराया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जबकि हमने कहा था कि धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा धातु का ऑक्साइड बनेगा। तो अगर सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम का ऑक्साइड बनना चाहिए था, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड कैसे बन गया? इसके पीछे का रीजन है कि पहले ऑक्साइड बना होगा, है ना, लेकिन वो ऑक्साइड वो पानी में ना था, अब पानी में फिर से अभिक्रिया करके क्या बना लिया सर? हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन ये सिर्फ ज्यादा रिएक्टिव धातु के लिए है ना। जो कम रिएक्टिव धातु होगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि आयरन वगैरह होगा या और भी कुछ धातु होंगे जो कम रिएक्टिव धातु है, तो वो अगर आप पानी के साथ, वैसे तो जनरली ठंडा पानी के साथ वो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, उसको अगर आप गर्म पानी के साथ या वाष्प के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो वो फिर जो है आपको डायरेक्ट ऑक्साइड और है ना ये हाइड्रोजन गैस ही देगा, वो हाइड्रोक्साइड नहीं देगा। ये हाइड्रोक्साइड वाला केस खास के लिए किसके लिए है? जो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि यहाँ पर दिया है सोडियम, कैल्शियम। अब आयरन में देखो, आयरन में ऑक्साइड बना है, आयरन में हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्योंकि आयरन जो होता है ना वो जो है बहुत रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है। तो ये वैसे भी ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता। अगर ठंडा पानी में लोहा को डालिएगा ना तो लोहा का ऑक्साइड थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, बल्कि आप अगर इसको भाप दीजिएगा पानी का, तब जाकर के ये रिएक्शन करके पानी के भाप से, पानी से नहीं, ठंडा पानी से नहीं, पानी के भाप से रिएक्शन करेगा आयरन, तब जो है आयरन का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आपका ये कहना है, ये जो ऊपर का लाइन हमने लिखा है कि धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, 100% सही, यही याद रखेंगे। लेकिन जो ज्यादा रिएक्टिव है वो फिर से धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना देगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं अलग से कि धातु का जो ऑक्साइड है, धातु का जो ऑक्साइड है वो अगर फिर से पानी के साथ अभिक्रिया कर लिया तो वो क्या बना लेगा सर? धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये आप एक्स्ट्रा में कह सकते हो। ठीक है, धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, धातु का ऑक्साइड अगर पानी में फिर से अभिक्रिया कर लिया तो धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसीलिए हम लोगों को ये दो केस में धातु का हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वाले केस में धातु का ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। इन दोनों में भी धातु का ऑक्साइड बना था, लेकिन फिर से पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना, और इसमें अभी उतना अभिक्रिया ये ज्यादा क्रियाशील नहीं है, इसीलिए इतना ही रह गया, ये ऑक्साइड के रूप में ही खुश रह गया। क्लियर? चलिए, एक नोट है जो आप याद कर लेंगे। क्या सर? लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और सोना है, जैसे पहले भी आया था। ये लोग जो है ये ठंडा या गर्म या जल वाष्प किसी के साथ भी, ठंडा पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, पानी के वेपर के साथ, एक मिनट,
ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव धातु है पानी के मामले में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला टॉपिक है नंबर 3, वो है कि सर धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। जैसे हमने देखा धातु का किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, फिर पानी के साथ, अब अम्ल के साथ। कह रहा है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। वहां पर भी हाइड्रोजन गैस बना पानी के साथ और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया और आयरन क्लोराइड बनाया, ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। तो मतलब यहाँ पर धातु और अम्ल, तनु अम्ल इसलिए क्योंकि पानी में मिला के कीजिएगा तभी जो है रिएक्शन होगा, और लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना लिया। ये आप याद रख रहे हैं। आप 2-4 ठो एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, सारे ही एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिएगा जितने आपकी किताब में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो आपकी किताब में एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चा, उसी से एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। जो किताब से बाहर भी बहुत सारा एक्स्ट्रा सर लोग बताते हैं, एक्स्ट्रा किताबों में होता है, प्रैक्टिस सेट वगैरह में होता है, उस पर ज्यादा नहीं फंसना है। हम आपको कहेंगे कि आप एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने रिएक्शंस हैं, वो आप अच्छे से बस देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका बहुत हद तक क्या हो जाएगा सर, एग्जाम निकल जाएगा, उसी से आएगा। हमारा ये किताब सही है, आपको ये एनसीईआरटी में करने के लिए दिया गया है कि ये खुद से बनाओ, हमने बना के दिया है। ठीक है, बैलेंस करके दिया है। अच्छा, इसमें अपवाद की बात हम ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के केस में ये ऐसा नहीं हो पाता है, उसका थोड़ा केस अलग है। अभी उसको हम छोड़ देते हैं, जब हम कभी लॉन्ग लेक्चर चलेंगे तब हम उसको लेके चलेंगे। अभी उसको आप याद नहीं रखिए, आप यही याद रखिए कि जो धातु है वो अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस याद रखना आपका क्या है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सर? हाइड्रोजन गैस याद रखना आपको, बहुत याद रखना कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा सर। हाइड्रोजन गैस वर्ड को याद रखिए, पहले भी था इसमें भी है। ठीक, चलिए सर गैस को इस सिंबल से भी दिखाते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पर फिर कह रहा है वही कॉपर, सिल्वर है ना, पारा, ये सब जो है अभिक्रिया नहीं करेगा। अगेन ये क्यों अभिक्रिया नहीं करेगा? क्योंकि ये स्टेबल है और हम जानते हैं कि वैसे भी ये सब लेस रिएक्टिव में आता है। ठीक है, तो हर एक में कौन अभिक्रिया करेगा कौन नहीं करेगा हमने आपको लिख दिया है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एक बार फिर रिवाइज कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, या मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके आप ये नोट डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हो। ये आप मेरा जो देख रहे हो आप ये प्राप्त कर सकते हो। भाई बात ही खत्म है, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब कुछ फ्री है अभी फिलहाल। ठीक है, चलो हमने क्या कहा सर, रासायनिक अभिक्रिया 2-3 किस्म का हुआ। अब इसमें कोई बहुत झंझट वाली बात थी नहीं। क्या सर, हम देख रहे हैं कि ये सब क्या है सर, आयरन क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब AlCl3 है ना, ये सब के सब क्या है सर, ये सब के सब लवण है ना, जो धातु के साथ एसिड में मिलकर के बने हैं, और हाइड्रोजन गैस सब में रिलीज हो रहा है, H2H2H2 हाइड्रोजन गैस। चलिए आइए सर, 3 किस्म का हो गया, चौथा याद रख लेंगे। अब चौथा आएगा इसके बाद है ना, तब तक ये देख लीजिए क्या सर, कि धातु दूसरे धातुओं के साथ कैसे रिएक्शन करता है। देखो, धातु ऑक्सीजन के साथ, धातु वाटर के साथ, धातु एसिड के साथ, अब है धातु धातु के साथ, है ना। यहां पर कह रहा है कि सिंपल है कि ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के घोल के साथ जब अभिक्रिया करता है, तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है। एग्जाम्पल सिंपल है, आपके स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर आ जाएं तो आपके जो सर अगर क्लास में बैठे हुए थे तो उठ जाएंगे, आप प्रिंसिपल सर को बोलेंगे आप आके बैठिए सर कुर्सी में, यही ना। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, तभी आपके स्कूल के चेयरमैन सर आ जाते हैं, डायरेक्टर सर आ जाते हैं, तो फिर वो भी शायद उठ जाएं और बोले क्या कि आप बैठ जाइए सर। तो क्या हो रहा है सर, जो ज्यादा पावरफुल है वो आकर के कम पावरफुल को हटा दे रहा है और उसके जगह पे बैठ जा रहा है। तो अगर सिर्फ आपको ये पता चल गया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो आप इजीली क्या कर सकोगे, ये रिएक्शन समझ सकोगे। इसीलिए हमने क्या करा है, क्रियाशीलता श्रेणी, पावरफुल कौन है कौन कम पावरफुल है, उसको यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। आपको हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप याद कर लेंगे, आपको हम याद करा देंगे। देखो कैसे, देखो एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या सर, कैटरीना ने कार मांगा, हम इसको हिंदी में लिख देते हैं, इधर लिख दे क्या, चलो हाँ, कलर भी चेंज कर देते जब इतना कुछ कर ही रहे हैं तो। कैटरीना ने है ना कार
हिंदी में यार जल्दी से फिर इंग्लिश आ जाता है मेरा। मांगा है ना, अल्टो क्या सर, अल्टो, जेन, ये फिर इंग्लिश आ रहा था, जेन, फरारी क्या सर, फरारी है ना, फिर भी है ना, फिर भी है, एच से है, क्यू, मिली, एच जी, सिल्वर, मरकरी है इसलिए मिली, मिली है ना, सिल्वर, ए जी, सिल्वर, ओडी, ऑडी। अब ये क्या है सर, ये एक ट्रिक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हो। और आप यहां पर देख लीजिए कि जितना ऊपर कोई मेटल का नाम है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जितना ज्यादा ऊपर नाम है उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जितना नीचे नाम है उतना कम रिएक्टिव है। बात क्लियर है, क्लियर है क्या सर, कि ज्यादा पोटाशियम रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, यानी जितना ऊपर है कोई मेटल वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। यहीं पर आप एग्जांपल देख लीजिए, क्या Fe अगर CuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है, क्या हो गया सर, ये धातु धातु के लवण के साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु धातु के लवण के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है सर, यहाँ पर FeSO4 बन रहा है और Cu बन रहा है। क्या हो रहा है सर, एकदम आसान है, समझ लीजिए क्या सर, कि यहाँ पर जो Fe है और यहाँ पर जो Cu है, दो धातु है। आप इसमें देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बहुत सिंपल है, Fe यहाँ है और Cu यहाँ है, नीचे है, तो यहाँ पर ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, ज्यादा पावरफुल जो ऊपर है, यानी Fe ज्यादा पावरफुल है, Cu कम पावरफुल है, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को हटा के उसकी जगह बैठ जाता है। तो ज्यादा पावरफुल क्या हो रहा है सर, कम पावरफुल को हटा के, इस Cu को हटा के ये ज्यादा पावरफुल उसकी जगह बैठ जाता है, बैठ गया और ये Cu अलग हो गया। ऐसे ही और भी जो एग्जाम्पल होंगे उन सब में यही हो रहा होगा बच्चा, क्या सर, कि ज्यादा जो पावरफुल है वो कम पावरफुल को हटा करके उसकी जगह बैठ जाएगा। इसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर, चलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। इसी रिएक्शन के लिए आपको ये भी दिखाया गया था फोटो, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीला कलर का होता है, उसमें आयरन को डालते हैं तो कॉपर क्या होता है सर, विस्थापित होता है और कॉपर अलग से निकलता है। आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले अब चैप्टर में नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरा वो वीडियो भी देख लीजिए, मैंने वो वीडियो भी पहले ही बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करें, ये वाला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी या एससीईआरटी के लिए एग्जाम के लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैंने थोड़ा समझाने के लिए दे दिया कि अधातु का भी रासायनिक गुण अगर आप याद रखना चाहेंगे तो बस इतना याद रखिए कि अधिकांश जो अधातु है वो ऑक्सीजन के साथ वही अधातु का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु ऑक्सीजन के साथ धातु का ऑक्साइड बना रहा था, वैसे ही अधातु ऑक्सीजन के साथ अधातु का ऑक्साइड बनाता है। ये वाला खाली याद रख लीजिए। थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ पर डिटेल देखिएगा तो जो अधातु का है मैंने सब यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया, हालांकि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कुछ खास जो रिएक्शन जैसे रिएक्शन विथ वाटर ही है। अगर हम धातु का अधातु का पानी के साथ अभिक्रिया देख लें तो पानी के साथ अधातु अभिक्रिया नहीं करता है। लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ वाटर, दे आर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट लाइक, है ना, मेटल तो है। तो आपको बाकी चीजों में नहीं पढ़ना है फिलहाल, फिलहाल आपको वन शॉट यही समझना है क्या सर, कि जो अधिकांश अधातु हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ याद रखेंगे कि अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है, एग्जाम्पल भी दे दिया है, जैसे कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, या कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, चलिए इस तरीके की अभिक्रिया है ना। अधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्या सर, धातु का ऑक्साइड क्षारक किया, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, उभयधर्मी थोड़ा सा अलग है। अल्युमिनियम और जिंक वाला जो ऑक्साइड था उभयधर्मी था, उसको हम छोड़ दिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवाद तो खैर केमिस्ट्री में रहेगा ही, हम क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आप देख लीजिए कि एक धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया, अभी पहले क्या था, अभी था धातु का धातु के साथ, कहाँ पर, वो विस्थापन अभिक्रिया वाला जो हमने वो देखा, रिएक्टिविटी सीरीज देखा हमने कि कौन ज्यादा पावरफुल है, वो कम पावरफुल को हटा के बैठ गया, वो धातु का धातु के साथ अभिक्रिया था। आयरन ने कॉपर को हटाया था, दोनों धातु था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या सर, कि धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया, धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं। यहाँ पर एक धातु दूसरे अधातु के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, संबंधित यौगिक बनाता है। क्लियर सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है, इस लाइन को याद रख लेंगे, बात खत्म। क्या है सर, संयोजक इलेक्ट्रॉन आपने क्लास 9th में पढ़ा था, एक बार हम सिर्फ रिवीजन कराने के लिए लिख दिए हैं, हालांकि आप लोग को हो सकता है कि पहले से आता हो। क्या सर, कि कोई भी परमाणु का जो बाहरी कक्षा में है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मान लीजिए यही एक अगर जो है एटम है,
ये एक परमाणु है, इस परमाणु में ये जो है आपको न्यूट्रॉन है बीच में, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है बीच में, और जो इलेक्ट्रॉन है ये जो आप व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज करिए कि हमारा ये जो पहला वाला है ये के सेल है ना, के एल एम, मान लीजिए ये तीसरा सेल है, या आप इसको दूसरे तरीके से पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल भी बोल सकते हैं। जो तीसरी कक्षा है उसमें जितने जो है इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन कहेंगे या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें सोडियम की, किसकी बात करें, सोडियम, सोडियम कितने नंबर पे होता है बच्चा, सोडियम कितने नंबर पे होता है बताइए, हाँ सोडियम होता है 11 नंबर पे। तो उसका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना 8, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 10 हो गया, और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का, 11 नंबर पे होता है। तो ये जो तीसरा यानी सबसे बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चूंकि 2 8 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1 होता है। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 1। तो बाहरी कक्षा में कितने हैं, बाहरी कक्षा में 1 है, इसीलिए इसका संयोजी क्या इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। क्लियर है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए या संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 गो 4 गो 5 गो जितना गो होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है सर, परमाणु द्वारा अस्थाई, सॉरी परमाणु द्वारा अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए यौगिक बनना। आपको पता होना चाहिए कि हर एक परमाणु यह चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहे। कितना सर, या तो 2 या तो 8, क्लास 10th के हिसाब तक हम समझ रहे हैं ये चीज। ठीक है, आगे जो चीजें होंगी वो उसका भी रहने दो, केमिस्ट्री में है, अभी विशाल है, ब्रह्मांड है। अभी ये समझो कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वो अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब लेके स्टेबल महसूस करते हैं, सेम। ठीक, अच्छा, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, हर एक एटम चाहता है, परमाणु चाहता है कि उसके बाहर में ऐसा हो, लेकिन दुर्भाग्य से सबके पास तो बाहर में 2 या 8 रहेगा नहीं। जिसके पास है वो खुश है, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, जिसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, उनके पास 2 या 8 है बाहर में, वो खुश है। वैसे ही बस इसी 2 या 8 को पूरा करने के चक्कर में बाकी जो एटम है यानी परमाणु है वो खोजते हैं अपना जोड़ा, कि किसी के साथ मिल करके हम भैया ऐसा कर लें। जैसे कि अब सोडियम ही है, सोडियम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम सोचेगा कि बाहर का 1 ठो हम किसी को दे देंगे। अभी इसका हमने क्या कहा, 2 8 1, तो बाहर का 1 ठो हम किसी को दे देंगे, इससे क्या होगा, हमारा बाहर में 1 ठो 8 ठो बचेगा, तब खुश, हम रहेंगे स्टेबल। तो ये लेने वाला भी कोई होगा। तो जनरली हम पढ़ते हैं क्लोरीन के बारे में, ये जो क्लोरीन होता है वो 17 नंबर पे है, पहला 2, दूसरा 8 और तीसरा 7। तो ये चाहता है कि 1 ठो हमको कहीं से मिल जाता तो हमारा बाहर में 8 हो जाता, हम भी खुश हो जाते। सोडियम चाहता है कि 1 ठो कोई हमारा ले लेता तो हमारा जो है 8 बचता बाहर में, हम खुश रहते। और ये कह रहा है कि 1 ठो कहीं हमसे मिल जाता तो हम लोग जो है 8 बाहर में लेकर के खुश रहते। तो ऐसे ही एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ मिल करके क्या करता है सर, यहाँ पर सोडियम हमारा धातु था, क्लोरीन हमारे पास अधातु है। यही धातु और अधातु आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को बांटने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को लेन देन करने का या संयोजकता उस या फिर शेयरिंग करने का, है ना, या लूज गेन करने का जो है काम करता है। अब ये 2 चीजें होती हैं, इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैं अभी कह रहा हूँ। और इस तरह से क्या होता है, वो अस्थाई अपना बाहर में 8 बना करके खुश रहता है। इतनी बात। अच्छा, यहां पर आप इस टॉपिक को इस तरह से समझिए कि 2 रास्ता है इसके पास, या तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से क्या कर देगा, स्थानांतरित कर देगा, जैसे कि इस वाले केस में हो रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड बनता है, यहाँ पर सोडियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है। तो पूरी तरीके से ले लिया या पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और उसके बाद जो आपस में यौगिक बनाया, तो ये बनता है स्थानांतरण से। कैसा, स्थानांतरण से। लेकिन कई दफा ऐसा भी केस होता है जहां पर पूरी तरीके से लिया नहीं जाता है या पूरी तरीके से दिया नहीं जाता है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल करके दोनों को शेयरिंग किया जाता है। इसमें है गहराई, हम गहराई पे नहीं जाते हैं, तो हम सिर्फ ऐसे समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन का O2 है ना,
तो क्या करता है सर, इसका इलेक्ट्रॉन इसके भी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके भी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है ये मिलजुल करके क्या करता है, स्टेबिलिटी महसूस करता है। वो एक अलग टॉपिक है। चूंकि हमारा यहाँ पर इस वाले का काम ही नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर इस वाले की बात ही नहीं करेंगे। हमारा जो है ये जो इलेक्ट्रॉनों का योगदान द्वारा जो यौगिक बनना होता है, ये असल में नॉन मेटल का यानी अधातु का अधातु के साथ ही होता है, यानी अधातु का अधातु के साथ ही जो है मिल करके ऐसा जो है कंपाउंड यौगिक बनता है। जहां पर हम लोगों का अभी टॉपिक नहीं है, यहाँ पर हम धातु का अधातु के साथ कह रहे हैं, और धातु का अधातु का साथ खास करके क्या होता है सर, यही होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा होता है। हमारा क्लास 10th में इसी का काम है, तो यहाँ पर इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, हम आसान करते हैं टॉपिक को। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा कोई यौगिक बनता है तो हम लोग कहते हैं उसको क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक यौगिक। क्या कहते हैं उसको, आयोनिक यौगिक। लिखा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा रासायनिक बंध बनना, है ना, आपस में जुड़ना। बंध मतलब कह सकते हो एनर्जी, बंधन, आपस में जुड़ना कह सकते हो आप। एक बार आपने आयन का नाम सुना होगा, कह रहा है कि वैद्युत रूप में आवेशित परमाणु को आयन कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो जैसे सोडियम का आयन Na+, पोटेशियम का आयन K+, मैग्नीशियम का Mg2+, क्लोरीन का Cl-, ऑक्साइड का O2- आदि। और क्लास 9th में हमने पूरा एक लिस्ट ही पढ़ा था, और हमने कहा था उसको याद भी कर लेना। जैसे SO4 2- है ना, O2 प्लस है कि नहीं है, तो वो हमने कहा था याद ही कर लो, O2- सॉरी प्लस नहीं, ठीक है। तो वो हमने आपको जो है याद करने के लिए क्लास 9th में कहा था। अगर आप नहीं जो है याद किए हैं तो कोई बात नहीं, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ना, क्लास 9th के फुल केमिस्ट्री का रिवीजन, जिसमें हमने सिर्फ 40-45 मिनट में क्लास 9th के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको 40-45 मिनट में रिवाइज कराया हुआ है। सिर्फ उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हम प्ले लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी जो मैंने आयन वाली बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जो हमने कहा था कि दो तरीके से बंधन बनते हैं, उनमें से जो धातु और अधातु के बीच में बंधन बनता है वो होता है आयनिक बंधन। कैसा बंधन होता है, आयनिक बंधन, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को दे करके या इलेक्ट्रॉन ले करके जो है बंधन बनता है और यौगिक बनता है बच्चा। ठीक है, चलिए सर, बहुत क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल दिया है कि एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनने वाले रासायनिक, है ना, बांध को हम कह सकते हैं, यहाँ पर बंध होगा, तो आयनिक जो है बंध कहते हैं या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है जब धातु अधातु के बीच में कोई बॉन्डिंग होती है, कोई यौगिक बनने का काम होता है। क्लियर? क्या सर, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि धातु अधातु के बीच में कैसा बंधन होता है, तो आयोनिक बंधन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बंधन। ठीक है, चलिए एग्जांपल दिया वही सोडियम का और क्लोरीन का, कि जो Na होता है उसके ऊपर एक चार्ज, और जो क्लोरीन होता है उसके बाहर में, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाहर में एक, तो ये क्या करता है, अपना एक जो है इसको दे देता है, और क्लोरीन के बाहर में 8 हो जाता है, और इसके बाहर में फिर 8 बचता है, और इस तरीके से जो है सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना जाता है, सोडियम क्लोराइड बन लेता है। क्या बन लेता है, सोडियम क्लोराइड बन लेता है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का भी है, पोटेशियम क्लोराइड देख लीजिए। पोटेशियम क्लोराइड में, है ना, जो पोटेशियम है उसमें भी यही है, K+, है ना, और फिर जो है Cl जो है माइनस, तो इसका प्लस और इसका माइनस, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और दोनों मिलकर के एक बंधन बना करके KCl जो है एक यौगिक बना लेता है। तो ये KCl कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसने क्या करा है ना, आयनिक बंधन बनाया है। कैसे, इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे करके, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से लेकर के। ठीक है, तो ये आयनिक बंधन है। अब वैसे आप देखिए ना, धातु और अधातु के बीच में जब बंधन बना है तो वो क्या है सर, आयनिक बंधन है। जनरली हम क्लास 10th में यही देखते हैं, हमारा NaCl है, हमारा KCl है, हम MgCl है, MgCl2 है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या बनाते हैं सर, आयनिक बंधन ही बनाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। जैसे कि हमने कहा ना कि भले ही हमारे पास दूसरा भी टाइप है, लेकिन इस दूसरा टाइप को आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना, क्योंकि ये हमारे पास होता है अधातु अधातु के बीच में, और ये हमारा अभी है नहीं।
हमारा सिर्फ धातु अधातु के बीच में है और ये आयनिक बंधन होता है। तो अगर क्लास 10th में ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें बंधन वंधन लेके कंफ्यूजन हो, आयोनिक लगा के आ जाना, ठीक है। देख लेना थोड़ा सा बढ़िया सा, ऐसा नहीं कि सर बोले मेरे ऊपर मत डाल दो यार, दिक्कत होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जो आयनिक बंधन बन जाते हैं, तो हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड बना या पोटेशियम क्लोराइड बना। सोडियम क्लोराइड हमारे घर में खाने वाला नमक होता है, तो आप उसी को दिमाग में बैठा करके आप ये सब देख सकते हैं गुण क्या, कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, यानी जैसे NaCl ही था, है ना, जैसे KCl ही था, जैसे MgCl2 ही था, तो ये जो बनते हैं ये सब के गुण आपको बता रहे हैं कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक यौगिक जो होते हैं, उसके गुण कैसे होते हैं, वो कैसे उसके भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक प्रकृति की बात करें तो ठोस और कठोर होते हैं। नमक ही देख लीजिए, ठोस और कठोर। गलनांक क्वथनांक की बात करें तो जो गलनांक और क्वथनांक होता है अधिक होता है, यानी इसको आप गर्म करेंगे आसानी से, है ना, ये पिघलेगा नहीं या उबलेगा नहीं। घुलनशीलता की बात करें तो जल में घुलनशील होते हैं। अगर आप मान लो नमक को पानी में घोलिएगा तो घुल जाएगा, NaCl नमक ही तो है, पानी में घोलिए घुल जाएगा। तो आप NaCl को दिमाग में रख करके ये सब गुण याद रख सकते हैं। लेकिन केरोसिन में वो और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। बिल्कुल, हमने बचपन में एक मरतबा क्या किया था, कुछ ऐसा मेरा लोहे का जंजीर या कुछ साफ करने के लिए हमने क्या किया था, नमक को केरोसिन में डुबा करके उसमें साफ करने की कोशिश की थी और नमक नहीं घुला था। मैं बहुत छोटे की बात कर, आई थिंक क्लास 2-3 में रहा हूँगा मैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि यार नमक इसमें घुल क्यों नहीं रहा है। अब मुझे पता चल रहा है सर, क्योंकि उसमें आयनिक कंपाउंड है, वो आयनिक यौगिक है, कौन, नमक, और वो केरोसिन या पेट्रोल में नहीं घुलता है। चलिए, विद्युत की चालकता की अगर हम बात करें, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो अगर पानी में घोल दीजिएगा तब विद्युत चालक होते, विद्युत के जो है सुचालक होते हैं। जैसे सपोज करिए नमक को आप पानी में घोल दीजिएगा तो बिल्कुल उसमें से क्या हो जाएगा सर, करंट पास होगा, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। क्लियर बात है। तो ये आयोनिक जो कंपाउंड है, आयोनिक यौगिक जो है, उसके ये गुण दिए गए थे, तो ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। अब आइए सर, खनिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का इस चैप्टर में। खनिज, खनिज में क्या है सर, तत्व यौगिक जो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। आप ये बात जानते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हम देखते हैं अपने भू प्रॉपर्टी पे पृथ्वी के ऊपर, वो सब क्या है सर, खनिज है कि नहीं है। हमारे आसपास सारी चीजें खनिज है यार, पत्थर बालू गिट्टी मिट्टी सब क्या है सर, आपका खनिज है। अयस्क की बात कर लें, इन्हीं में से अगर कोई खनिज, इन्हीं जो हमारे आसपास जो खनिज है उन्हीं में से अगर किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, सपोज कर लीजिए पत्थर तो पत्थर है सब, लेकिन कोई पत्थर ऐसा है जिसमें लोहा बहुत है, किसी खास धातु या तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा है, तथा उन धातुओं या तत्वों को लाभकारी रूप से निकाला जा सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट है क्या सर, एक तो खनिज के अंदर कोई धातु प्रचुर मात्रा में मौजूद होना चाहिए, दूसरी बात है कि लाभकारी रूप से उसको निकाला भी जा सके। ऐसा नहीं है कि भैया पत्थर में लोहा तो है पर उस लोहा को निकालने में जो खर्चा आएगा उससे सस्ता में तो बाहर लोहा खरीद के मिलता है, तो फिर हम क्यों ही निकालेंगे उस पत्थर से लोहा। तो कहने का मतलब है कि खनिज में अगर कहीं पर कोई धातु उपस्थित है तो एक तो वो अधिक मात्रा में होना चाहिए, दूसरी बात है क्या कि वहां से हम आसानी से निकाल सके कम खर्चे में, तब वो खनिज क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, धातु का निष्कर्षण। अब हम अयस्क से क्या करेंगे, धातु को निकालेंगे, और आमतौर पर हमारे आसपास में जो धातु होते हैं वो अयस्क से ही तो निकाले जाते हैं। चलिए, निकालने के लिए प्रोसेस होता है, धातुओं को अयस्कों से उनकी क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर प्राप्त किया जाता है। सही बात है, जैसे जो क्रियाशील होते हैं उसी हिसाब से निकालते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। और कह रहा है कि धातुओं के निष्कर्षण के लिए धातु को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हम लोगों ने ऊपर देखा था धातु से नाम सब क्रियाशीलता, वो एक तो लिस्ट देखा था, फिर से आ रहा है क्या कि 3 आप ग्रुप समझ लीजिए टोटल धातु में। एक ग्रुप है अति क्रियाशील धातु, एक ग्रुप क्या है सर, अति क्रियाशील धातु, जैसे कि सोडियम, है ना, क्लोराइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। अभी देखेंगे हम लोग इसको, हम लोग विद्युत अपघटन द्वारा ही निकाल सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। एक हो गया कम क्रियाशील धातु, जैसे सल्फाइड ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, इसको हम लोग जो है कार्बन द्वारा अपचयन करके गर्म करके निकाल सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। एक होता है न्यूनतम क्रियाशील धातु, जैसे शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब अभी आएगा तो आप टेंशन मत लो। अभी देखो, ये है कुछ अयस्क का नाम, आयरन का अयस्क का नाम, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सब आयरन का अयस्क का नाम है, यानी इस अयस्क से आयरन निकाला जाता है। एल्यूमिनियम का कुछ अयस्क है, बक्साइट, है ना, क्रायोलाइट, ये सब खास करके ये वाला यूज किया जाता है कॉपर निकालने के लिए, एल्यूमिनियम निकालने के लिए। कॉपर का देख लीजिए, कॉपर पायराइट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, छोड़ देना।
ठीक है, ये कॉपर पाइराइट है आपका। ठीक है, इस तरह ये सबसे इंपॉर्टेंट और है इसका, है ना, मेल्टाइट है और कॉपराइट है। इस तरीके सिल्वर का आप अर्जेंटाइट है, और जिंक का आप जो जिंक ब्लेंड और जिंकाइट है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है कई दफा बिहार बोर्ड में इससे भी सवाल पूछ दिया गया है। जैसे कि ये सवाल पूछ दिया गया जैसे कि हेमाटाइट जो है किसका अयस्क है। हेमाटाइट लोहे का अयस्क है, आयरन का अयस्क है। इस तरीके से ये जो बक्साइट है ये किसका अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो आप इसको भी एक बार जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में यहाँ से पूछ दे। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है धातु शोधन, यानी धातु शोधन जिसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग को धातु निकालना होता है कहाँ से सर, खनिज से। हमने कहा कि किसी किसी खास जगह पे खनिज में बहुत ज्यादा कोई धातु पाए जाते हैं और उसको आसानी से निकाल सकते हैं, तो उस खनिज को हम लोग कहते हैं अयस्क। ठीक, अयस्क में ये सब चीज होते हैं। अयस्क के साथ भैया हम लोग कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके हम लोग को धातु मिलता है। कह रहा अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु शोधन कहलाती है। ये बात तो क्लियर है। अयस्क से धातु निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग धातु शोधन कहते हैं, मेटलर्जी इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, जब हम लोग जो है अयस्क के सांद्रण को समझेंगे तो हम लोग को और चीजें समझना आसान होगा। अयस्क का सांद्रण का मतलब यह है कि वो अयस्क जहां से आप मान लीजिए कि यही वाला अयस्क है, क्या है सर, यही वाला अयस्क है, इससे मान लीजिए कि लोहा ही ज्यादा है, सपोज कर लेते हैं। ये जो अयस्क है इसमें और क्या क्या है, तो इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखने की जरूरत होती है कि जैसे कि गैंग, एग्जाम में पूछा भी गया ऑब्जेक्टिव में इस बारे में, क्या कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अयस्क जो है मिला आपको भू प्रॉपर्टी से, उसमें अशुद्धियां होती है, मिट्टी होता है, बालू होता है। ये जो अशुद्धि होता है, आप जब खनिज निकालिएगा जो अयस्क ही है उसमें डायरेक्ट लोहा थोड़ी ना है, वो मिक्स ना है गंदगी के साथ। तो जो भी गंदगी है, मिट्टी बालू वगैरह, वो सब क्या कहलाएगा, गैंग कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं अयस्क में जो गंदगी है वो आपका गैंग है। धातु के अयस्क से निष्कर्षण से पूर्व इन अशुद्धियों को हटाया जाता है। अब जाहिर सी बात है धातु निकालेंगे हमको अयस्क में धातु मिलेगा, लेकिन वो धातु को निकालने के लिए हम लोग को वो जो कचरा तचरा है उसको हटाना पड़ेगा, और वो हटाने के लिए कई जो है तरीके होते हैं, उसके बारे में यहाँ हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। अगला है भर्जन। देखो हम लोगों को वो जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि धातु जो है बहुत क्रियाशील, कम क्रियाशील या एकदम न्यूनतम क्रियाशील, तीन तरह के मिलते हैं धातु, है ना। कुछ धातु होते हैं बहुत एकदम रिएक्टिव है, कुछ धातु है एकदम रिएक्टिव नहीं है, जैसे है ना सोना चांदी वगैरह, कुछ धातु है जो बीच बीच का है। तो कह रहा है यहाँ पे कि कुछ जो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं वो अयस्क जो है वो हवा की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या कहलाता है, देखो दो चीजें हैं, भर्जन और निस्तापन, इस दोनों वर्ड को थोड़ा समझ लीजिएगा भाई, सिंपल सी बात है। जो धातु सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा, किस रूप में पाया जाएगा, सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा, जैसे जिंक सल्फाइड सपोज करिए। सल्फाइड के रूप में जो अयस्क में धातु मिलेगा उसको हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, हवा देंगे तभी ना ऑक्सीजन आएगा। तो उसको जब गर्म करेंगे तो ऑक्साइड के रूप में हमको मिलेगा। अब ऑक्साइड के रूप में क्यों चाहिए, देखो कोई धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, उसको आप सिंपली गर्म कीजिएगा ना तो आपको धातु मिल जाएगा। देखिए बात समझिए, क्या सर, कोई अगर धातु का ऑक्साइड है उसको सिंपली गर्म करेंगे, है ना, तो आपको धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा, ये सॉरी धातु मिल जाएगा, क्लियर है। लेकिन धातु का ऑक्साइड अगर मिलेगा तब ना, हमको जब जमीन से मिल रहा है तो मान लीजिए धातु का सल्फाइड मिल रहा है, ऑक्साइड नहीं मिल रहा है, तो हम पहले उसको क्या बनाएंगे, सल्फाइड को ऑक्साइड बनाएंगे। तो सल्फाइड को ऑक्साइड बनाने के लिए अगर आप हवा की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो यहां पर यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। अब मान लीजिए क्या कोई कार्बोनेट के रूप में है, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3, क्या होता है, CO3। तो CO3 में ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है। तो मान लीजिए कि आपको कोई चीज का कार्बोनेट मिला, कोई धातु का कार्बोनेट मिला, ठीक है। तो धातु का जो कार्बोनेट होता है उसको ऑक्सीजन के बिना ही गर्म करते हैं। ऑक्सीजन के बिना जब गर्म करते हैं या फिर कम से कम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो भी उस धातु का ऑक्साइड हम लोग को मिल जाता है। तो जब ऑक्सीजन के बिना जब कोई चीज को हम लोग गर्म करते हैं, सीमित हवा में गर्म करते हैं, तो उस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि हम लोगों को अयस्क चाहिए ऑक्साइड के रूप में, अगर ऑक्साइड के रूप में नहीं है, सल्फाइड के रूप में है या कार्बोनेट के रूप में है, तो पहले हम लोग उसको ऑक्साइड के रूप में चेंज करते हैं। उसी के लिए दो प्रोसेस होता है, या तो रोस्टिंग होता है या तो कैल्सिनेशन होता है, यानी या तो भर्जन होता है या तो निस्तापन होता है। भर्जन हवा की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया है और निस्तापन हवा के सीमित हवा में या बिना हवा के गर्म करने की प्रक्रिया है। इतनी बात क्लियर है, आगे देखिए।
अवकरण या अपचयन यानी रिडक्शन। इसमें क्या होता है, भर्जन के बाद जो धातु का ऑक्साइड मिल गया हमको, जब धातु का ऑक्साइड मिल गया ना, तो हम लोग उसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? कार्बन के साथ गर्म करते हैं। और गर्म करने पे हम लोग क्या मिल जाता है, हम लोग को सीधा सीधी वो धातु मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है धातुओं का परिष्करण, और जो धातु मिलता है उसमें अगर कोई गंदगी रहती है तो हम लोग लास्ट प्रोसेस जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु का परिष्करण। धातुओं के अशुद्धियों का प्राप्त करने धातु को परिष्कृत विधियां वैद्युत अपघटन क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं। ये भी हम आपको अभी दिखाएंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर। सबसे पहले मान लीजिए आपको अयस्क मिल गया, कहीं से अयस्क मिल गया, कहां से, खनिज के साथ अयस्क मिल गया। अब अयस्क तीन किस्म का हो सकता है। अगर उसमें बहुत क्रियाशील धातु है, बहुत क्रियाशील धातु है सपोज करिए, तो सिंपली क्या करना है आपको, उस धातु का विद्युत अपघटन करना है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, ये सब धातु का अयस्क है आपके पास, ये सब धातु का अयस्क है, तो आपको कुछ नहीं, सीधा सीधे क्या करना है सर, सीधा सीधे आपको विद्युत अपघटन करना है। विद्युत अपघटन करना भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये करेंगे आपको धातु मिल जाएगा, बात खत्म। अगर आपके पास निम्न अभिक्रियाशील धातु यानी ऐसी धातु है जैसे कि सिल्वर या गोल्ड है, इस धातु का आपको और कहीं से मिल रहा है, तो इसको आप सिंपल क्या करेंगे, इसका जो है सल्फाइड अयस्क होगा, भर्जन करेंगे, आपको धातु मिल जाएगा। यानी आप इसको गर्म कीजिएगा, आपको धातु मिल जाएगा। ऑक्सीजन के साथ जो है, ऑक्सीजन जो है आपको ये ऑक्साइड में चेंज होगा, फिर वो ऑक्सीजन भी निकल जाएगा और गर्म करने पर सीधा सीधा आपको धातु मिल जाएगा। अगर आपको कम अभिक्रियाशील धातु मिल गया, इसका अयस्क मिल गया, तो आपको क्या करना है सर, सिंपली गर्म करके उसमें से धातु निकाल लेना है, सिंपल। लेकिन अगर आपके पास मीडियम वाला मिला, मीडियम अभिक्रियाशील धातु मिला, तो उस केस में या तो वो कार्बोनेट के रूप में होगा या तो वो सल्फाइड के रूप में होगा। अगर आप कार्बोनेट के रूप में होगा तो फॉर्मूला में CO3 होगा, सल्फाइड के रूप में होगा तो फॉर्मूला में S होगा। जैसे हम मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड। अगर आपके पास सल्फाइड वाला है तब तो भर्जन करना पड़ेगा, भर्जन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा, तब जाके जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अगर आपके पास कार्बोनेट वाला है तो निस्तापन करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसमें, तो सिंपली क्या करेंगे उसके सर, बिना ऑक्सीजन के भी गर्म करेंगे, हमारे पास जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। जब आपको धातु का ऑक्साइड मिल गया यानी जिंक ऑक्साइड मिल गया, धातु का ऑक्साइड मिल गया, जब धातु का ऑक्साइड मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसका अपचयन करेंगे यानी कार्बन के साथ गर्म करेंगे। क्योंकि कार्बन जो होता है ना, वो आसानी से क्या करता है, ऑक्सीजन को निकाल कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो हम क्या करेंगे सर, उसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। जिंक को ZnO+C हम करेंगे, कार्बन के साथ गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो हमारे पास जिंक अलग से मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, अब जो ये जिंक मिला हमको, ये जिंक में भी अगर अशुद्धि रहे तो हम लोग धातु शोधन करेंगे, यानी हम लोग उसको है ना एक और प्रोसेस से गुजारेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इस प्रोसेस का नाम है क्या है सर, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चले हम लोग कॉपर का एग्जांपल देखते हैं कि कॉपर को हम लोग कैसे रिफाइन कर सकते हैं। हम लोग मान लीजिए कि अयस्क से किसी प्रोसेस से हम लोग क्या कर लिए, धातु निकाल लिए। धातु में गंदगी थोड़ा बहुत और भी रह गया, हालांकि ज्यादा धातु ये है लेकिन थोड़ा बहुत गंदगी है, उसको भी साफ करने के लिए, एकदम प्योर धातु निकालने के लिए हम लोग ये प्रोसेस अपनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल डीसी पावर से हम लोग प्लस और माइनस के जरिए, क्या सर, प्लस एनोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी प्लस और माइनस का बैटरी की साइड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं सर, जो हम लोगों को साफ करना है। मान लीजिए कॉपर का यही वाला जो है हमारे पास जो है, अभी अयस्क से हम लोग कॉपर निकाले हैं, इसी कॉपर में थोड़ी गंदगी है, इसको हमको प्योर कॉपर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्योर कॉपर ले लेंगे, ये देखिए एक प्योर कॉपर, लेकिन थोड़ा सा पतला सा ले लीजिए, इसको हम लोग कैथोड में जोड़ देंगे पॉजिटिव साइड में, और हम लोग जो है इस जो गंदगी वाला कॉपर है इसको हम लोग नेगेटिव साइड में, यहाँ पर सॉरी पॉजिटिव साइड में इसको हम लोग जोड़ देंगे। और हमारे पास ये जो आप देख रहे हो, ये जो बर्तन है, इसमें रहेगा हमारे पास कॉपर सल्फेट। क्या रहेगा सर, कॉपर सल्फेट, है ना। ये जो कॉपर सल्फेट है सर, इसमें है CuSO4। क्या है सर, CuSO4। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा बच्चा, तो ये जो CuSO4 है ना, वो Cu2+ और SO4 2- में है ना, SO4 2- में क्या हो जाएगा सर, ये जो है बिखरना शुरू हो जाएगा, यानी टूटना शुरू हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो ये आपका जो कॉपर सल्फेट है सर, ये क्या हो जाएगा सर, टूटना शुरू हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। और ये जो कॉपर निकलेगा, ये जो कॉपर सल्फेट से टूट के कॉपर निकलेगा, ये इसके पास चार्ज रहेगा। क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, जैसे प्लस है। अब ये चार्ज वाला जो है
चूंकि ये प्लस चार्ज वाला है तो ये कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस, ये माइनस चार्ज वाला के पास क्या करेगा, भागेगा और वो इस पे चिपकना शुरू हो जाएगा। अब हमारा जो ये वाला लिक्विड है, ये जो हमारे पास लिक्विड है कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर कम हो जाएगा क्योंकि कॉपर तो निकल के उसमें से चिपक रहा है टूट टूट करके। जब इसमें कम होगा तो फिर इसमें से जो Cu है, इसका जो कॉपर है यहाँ दिखा, इसका कॉपर निकल निकल के फिर से इस वाले लिक्विड में मिक्स होगा। इस वाले लिक्विड से जितना कॉपर कम होता जाएगा, इस वाले है ना हमारा ये जो कॉपर का रॉड था, इसमें से हमारा कॉपर निकल निकल के हमारे लिक्विड में मिलता जाएगा और लिक्विड से हमारा कॉपर निकल निकल के इस वाले से चिपकता जाएगा। ऐसे में इसका सारा कॉपर निकलते जाएगा, इस वाले लिक्विड में मिलते जाएगा और लिक्विड से इसमें चिपकते जाएगा। हमारे पास यहाँ पर शुद्ध जो है कॉपर का रॉड मिल जाएगा और यहाँ पर जो है हमारे पास जो गंदगी धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा, ऐसे सारा कॉपर इसमें मिल करके यहाँ हमारे पास जमा हो जाएगा। ये वाला हम लोग निकाल लेंगे बाद में, शुद्ध हम लोगों को मिल गया। यही वाला प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा जो अभिक्रियाशील है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह है, जो बहुत अभिक्रियाशील धातु है, मैग्नीशियम तक, हम लोग क्या करते हैं उसके लिए यही वाला इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं और कोई तरीका नहीं है उसके अयस्क से निकालने का। समझ गए? तो इतनी सी बात है बस। हम लोग इस तरह से कॉपर क्या कर लेते हैं सर, विद्युत परिष्करण करते हैं और इसमें से हम निकालते हैं। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है संक्षारण। हम जानते हैं कि क्या होता है, धातु खराब होता है। धातु हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और इसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर धीरे धीरे परत जमती है और वो धीरे धीरे खराब होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे सिल्वर कैसे खराब होता है, वायु के उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है। सिल्वर किसके साथ अभिक्रिया करता है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है ना, और ये क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ये याद रखिएगा, सिल्वर के ऊपर क्या बैठता है, सिल्वर सल्फाइड बैठता है, रंग कैसा होता है, काला होता है, इतना याद रखिएगा। कॉपर के ऊपर क्या बैठता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और हरा रंग का जो है कॉपर कार्बोनेट बैठता है। क्या बैठता है, कॉपर कार्बोनेट बैठता है, ये याद रखिएगा कि कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बैठ के कॉपर को खराब करता है। सिल्वर के ऊपर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बैठ के सिल्वर को खराब करता है। लोहा के ऊपर जो है आपको क्या परत है ना, लोहे में भूरे रंग का है ना एक पदार्थ की परत, वो भूरे रंग का आयरन ऑक्साइड है, वो पदार्थ जो है इस पे Fe2O3, क्या है सर वो, Fe2O3 वो इसके ऊपर जो है बैठ जाता है और ये जो है लोहे को खराब कर देता है। इस तरीके से आपका जो धातु है वो संचारित हो जाता है। अब अगर ये संचारित होने से बचाना है आपको तो उसके लिए कुछ उपाय भी है। क्या, आप धातु को पेंट कर सकते हैं, यानी वही हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर अम्ल आदि से क्या कर सकते हैं, उसको सुरक्षा कर सकते हैं। कैसे, पेंट लगा करके, तेल लगा के, गिरिज लगा करके, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण करके। अब ये सब में एक दो चीज हम लोग नीचे देख लेते हैं। यही सब वो तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी धातु को खराब होने से बचा सकते हैं। इससे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बच्चा लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान। चलिए यहाँ पर हमारे पास है यशद लेपन। पहले क्या है सर, यशद लेपन। अब यशद लेपन क्या होता है, कह रहा है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत जो है चढ़ाई जाती है, इसको यशद लेपन कहते हैं। ये देखो लोहे के ऊपर क्या करा जा रहा है, जिंक का परत चढ़ाया जा रहा है, इसको यशद लेपन कहते हैं। मिश्र धातु क्या होता है, हम लोग एक, दो या दो से अधिक धातु को समांगी मिश्रण है ना, मिश्र धातु कहलाता है। हम लोग दो या दो से अधिक धातु को मिला देते हैं और मिला करके एक नया धातु बना देते हैं, उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाना धातु के गुणों तथा शक्ति, संचारण, रोधन क्षमता आदि को बढ़ाता है। मिश्र धातु जैसे हम लोग के इधर स्टील इस्तेमाल होता है, क्या है सर, मिश्र धातु। जैसे ब्रॉन्ज इस्तेमाल होता है, क्या है सर, मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या करता है सर, हम लोगों को है ना ज्यादा अच्छा जो है धातु दे देता है, ज्यादा टिकाऊ धातु दे देता है। यानी हम लोग दो या दो से ज्यादा धातु को मिला करके मिश्र धातु बनाते हैं। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, संचारित होने से, खराब होने से बचा सकते हैं। किसको, जैसे पीतल इस्तेमाल होता है, पीतल कोई प्योर धातु नहीं है, पीतल जो है मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु क्या होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील हो गया, है ना, जो आयरन और निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। और भी हमने पूरा एक लिस्ट आपके लिए यहाँ पर दे दिया है कि कौन कौन से मिश्र धातु कहाँ से हम लोग को मिलता है, ये पूरा हमने लिस्ट दे दिया है। अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं, इसमें से एक दो ठो याद रख लीजिएगा, पीतल के, कांच का, है ना, और ऊपर जो हमने दिया था स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, ये दो चार ठो आप याद कर लीजिएगा किसके से मिलकर के बना होता है। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए। हमने ट्रिक भी आपको साइड में दे दिया है। क्या सर, कि आप जो है पीतल का कॉपर और जिंक मिलकर के बना होता है, बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। किसका, पीतल का इस्तेमाल बर्तन बनाने में होता है। इस बहुत आसान है, पिताजी से याद रखिए क्या, कि पीतल है ना और जिंक,
पीतल और जिंक मिलकर क्या बनता है, पीतल और जिंक मिलकर के सॉरी पीतल में है ना तांबा और जिंक, पीताजी, पीतल में तांबा और जिंक, पी यानी पीतल, ता यानी तांबा और जी यानी जिंक, पीतल में तांबा और जिंक। तो आसान है, इस तरीके से हमने ट्रिक दिया है। आप थोड़ा 2-4 ज्यादा नहीं, पीतल का आंसर और ये स्टील और स्टेनलेस स्टील का आप सिर्फ याद कर लीजिएगा, तो आपको जो है बहुत हेल्प होगा। हो सकता है एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव इससे पूछ दिया जाए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक था यानी ये जो चैप्टर था, हमने कम टाइम में आपको जितना हो सका ज्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश किया। आई होप कि आप समझे होंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।